So we come to our first question. So first of all, welcome to Anushka Agar Commerce Classes. So in today's video, we're going to cover up the PYQs of UGC NET entrance exam, paper 2 commerce. So let's get started with the first question. A central bank can significantly influence the savings of investments and consumer spending in the economy through which of the following. तो फिजिकल पॉलिसी जो होती है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है और गवर्नमेंट इनकम से रिलेटेड होती है. ठीक है, तो अब ये तो पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी पॉलिसी जो सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, कंज्यूमर स्पेंडिंग से रिलेटेड हो. मॉनेटरी पॉलिसी देखा जाए तो जब हम जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है तो कमर्शियल बैंक्स लोन्स कम लेती है ना. और जब इंटरेस्ट रेट को क्या कर देती है, कम कर देती है, तो कमर्शियल बैंक्स लोन्स को बढ़ा देती है, लोन्स लेने लग जाती है ज़्यादा. अब एक बात बताओ, जब कमर्शियल बैंक लोन ज़्यादा लेने लग जाएंगी तो उससे क्या होगा, उससे परचेजिंग पावर किसी भी इकोनॉमी में बढ़ जाएगी. परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो लोग डिमांड करना शुरू करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, डिमांड बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा. ठीक है, तो ये सब इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो दैट विल लीड टू इन्फ्लेशन. दैट्स ऑल, इन्फ्लेशन. ओके, और ऐसे ही अगर मान लो कि इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा कर दी, तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगी तो कमर्शियल बैंक्स लोन्स लेना कम करेगी. तो उससे क्या होगा, सेविंग्स कम, उससे इन्वेस्टमेंट कम, उससे डिमांड कम, परचेजिंग पावर कम. ठीक है, सब कुछ कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि जो लिक्विडिटी होगी वो भी मार्केट में कम होगी. सेकेंड जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कह रहा है, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म. तो कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जो हमारे वो हैं, क्या नाम है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे उनका मेन मोटिव होता है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. ठीक है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट. कैपिटलिज्म में सोल मोटिव क्या होता है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट. और यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन करना रिसोर्सेस का मेन मोटिव हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जिसको प्रॉफिट कमाने के लिए एक्सप्लॉयट किया जाता है. जितना ज़्यादा आप एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हो उतना ज़्यादा यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स रिसोर्स को एक्सप्लॉयट करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं. दैट्स अ सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटलिज्म. लेकिन अगर हम बात करें सोशलिज्म की, तो सोशलिज्म ये कहता है कि गवर्नमेंट विल प्ले द रोल एंड नोबडी एल्स विल कैन एंटर इन दिस इकोनॉमी. सो गवर्नमेंट, जिसका सोल मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर. ओके, नाउ थर्ड जो इकोनॉमी आती है वो आती है मिक्स्ड इकोनॉमी. क्या आती है, मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी. सो इसमें पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों आता है. तो दोनों इसमें ऐसा होता है कि आधा जो कंट्रोल है वो किसके ऊपर होता है, पब्लिक सेक्टर के ऊपर होता है, और आधा कंट्रोल किसके ऊपर होता है, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर होता है. अब हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन देखो, इसका तो क्या आ जाएगा, इसका तो आंसर है आपका सेकेंड. द गवर्नमेंट मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज आइदर ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड द यूज इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. तो यहाँ पे तो क्या पूछा था, विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्योंकि नहीं होता है गवर्नमेंट का रोल, तो सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, सो फोर्थ पे आते हैं इधर. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो नेम क्लॉज तो आता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज फॉर द कंपनी सपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, ऑब्जेक्ट क्लॉज भी आता है. रूल्स, रेगुलेशन एंड बाय लॉज आते हैं क्या, जो इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, नहीं. ये किसके अंदर आते हैं, AOA which is also called article of association. जो ये बोलता है कि जितने भी
रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इंटरनल मैनेजमेंट के होते हैं, जो वो गाइड करते हैं कैसे कंपनी को अपने डेली अफेयर्स को चलाना चाहिए, तो विच कम्स अंडर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. So I hope you got this point. Okay. Now next is your fifth question. The volume of imports tends to be very high when there is a conjunction of high rate of economic growth and a sharp fall in of relative price of imports and vice versa. The reason is high rate of growth, ceteris paribus, is associated with the rise in imports and increase in imports, ceteris paribus, associated with a fall in relative price of imports. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एसर्शन यही कह रहा है कि मान लो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो गया, बढ़ गया तो हम क्या करेंगे. इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ऑफ कोर्स डिमांड बढ़ेगी तो इम्पोर्ट्स बढ़ेंगे, इम्पोर्ट्स बढ़ेंगे तो हो सकता है कि रिलेटिव प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स क्या होंगे, फॉल हो जाएंगे. मतलब इम्पोर्ट्स चीपर होंगे तो उसके रिलेटिव प्राइसेस चीपर होंगे तो रिलेटिव प्राइस फॉल करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे. तो असर्शन बिल्कुल सही है. रीजन क्या कह रहा है, high rate of growth, ceteris paribus, is associated with the rise in imports and increase in imports, ceteris paribus, is associated with the fall in relative price of imports. And that's right, that's totally right. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फिफ्थ का क्या आंसर होगा. ए, both A and R correct and R is the right explanation of A. Okay, next question. Which of the following statement is not correct relating to consumerism? So, first कह रहा है consumerism is a manifestation of the failure of the business to guarantee and ensure legitimate consumer rights, legitimate rights. So ये तो सही बात है कि ये ensure करता है consumers legitimate rights को. Second कह रहा है the government does not have any role in the Consumer Protection Act as it is a part of the business organization alone. तो आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का पूरा रोल होता है, जहाँ पे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उन्होंने खुद ने बनाया है विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जिसके अंदर सारे राइट्स आते हैं और सब राइट्स को एक्सरसाइज करते हैं हमारे कंज्यूमर्स. ऐसा होता नहीं होता. तो इट मीन्स गवर्नमेंट का तो रोल है भाई, गवर्नमेंट का रोल है. इट मीन्स कि विच इज़ नॉट करेक्ट, तो this statement is not correct. Government is having any role in Consumer Protection Act. Okay. Next question. Which one of the following is not covered in the approach adopted by Niti Aayog? What's the answer of the seventh question? That will be 5-year planning approach. 5-year planning approach. 5-year planning approach. Okay, next question. Personal transactions of the owner of the business are not recorded in books. That's right. Personal transactions को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? रीजन दे रखा है, according to business entity concept, each business enterprise is considered as economic unit separate from owners. रीज़न भी बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कई सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, इसमें से एक प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. क्या प्रिंसिपल है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि जो बिजनेसमैन होता है और जो बिजनेस होता है वो दोनों सेपरेट एंटिटी होते हैं. और इस वजह से विद दिस सोल रीज़न बिजनेसमैन की जितनी भी पर्सनल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सब ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं होते हैं. और कंपनीज के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कंपनी अकाउंट्स में कंपनीज अकाउंट्स जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, हमारा बैलेंस शीट होता है, इन सब में रिकॉर्ड किया जाता है. ठीक है, तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. ओके, नेक्स्ट आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following is not a function of a stock exchange? Guarantee of profits. ठीक है, गारंटी कभी देता नहीं है, और स्टॉक एक्सचेंज कभी प्रॉफिट्स की गारंटी कभी नहीं देता. ऐसा होता तो आज सब जने स्टॉक एक्सचेंज पे इन्वेस्ट कर रहे होते. ठीक है,
Which one of the following is not an example of financing activity with reference to cash flow statement? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, ये कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो आप डेली रोज़मर्रा के जीवन में करते हो या कंपनी अपने डेली रूटीन में करती है, ठीक है। ऐसी एक्टिविटी है जो कभी कभार फिक्स एसेट जब ख़राब हो जाती है या फिर वो सेकेंड हैंड हो जाती है, ठीक है, हमें उसे बेचना पड़ जाता है किसी भी रीज़न से, ख़राब होने की वजह से या फिर पुराने होने की वजह से, आउटडेटेड होने की वजह से हमें बेचना पड़ता है। तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ऐसी एक्टिविटी जो हम लोग सालों में करते हैं, ठीक है, कंपनी सालों में करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप? अग्रीमेंट तो होता है, पार्टनरशिप डीड बनता है, पार्टनरशिप डीड बनता है, ठीक है। हालांकि ये जो रजिस्ट्रेशन हम कराते हैं ये ऑप्शनल होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्टनरशिप इसलिए करवाती है कि रिटर्न फॉर्म में प्रूफ चाहिए होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाना क्या होता है, ऑप्शनल होता है। नाउ प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग तो करती है कंपनी। क्या पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है? अनलिमिटेड होती है, तो ये वाला पॉइंट गलत है, ठीक है। अनलिमिटेड पार्टनर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी इज द राइट आंसर। I hope that you are getting these points and the questions, because questions will help you in your orientation and focus. If you like this video and you find this video helpful, please like, subscribe and share. Which one of the following statement is true about estimated cost and the standard cost? Standard costs are based on scientific analysis. Yes. हमें इसमें क्या ढूंढना है, ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है, तो यहाँ पे साइंटिफिक एनालिसिस बेस्ड होता है, इंजीनियरिंग स्टडीज बेस्ड होता है, लेकिन जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है वो हिस्टोरिकल बेसिस पे होती है। दैट्स राइट, दैट्स ट्रूली राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। स्टैंडर्ड कॉस्ट, व्हाट कॉस्ट विल बी, ऐसा होता है क्या, उस पर एम्फोसिस डालता है क्या? या फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है व्हाट कॉस्ट शुड बी, बल्कि ये उल्टा लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो व्हाट कॉस्ट शुड बी होना चाहिए, लेकिन एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है व्हाट कॉस्ट विल बी होना चाहिए, ठीक है। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, तो ये गलत है। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर मोर फ्रीक्वेंटली रिवाइज्ड कंपेयर टू एस्टिमेटेड? नो, स्टैंडर्ड को तो हम एक बार बना के छोड़ देते हैं, लेकिन जो हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है उसको हम बार बार रिवाइज करते हैं, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। एस्टिमेटेड कॉस्ट इज मोर स्टेबल दैन स्टैंडर्ड कॉस्ट, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट सेकेंड, लिस्ट फर्स्ट, सेलेक्ट द कोड ऑफ करेक्ट मैचिंग। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यूज अमॉन्ग द मोर देन 2 सैम्पल ग्रुप्स। तो इसका क्या हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा। अनोवा जो होता है, अनोवा का क्या है कि जो मोर देन 2 ग्रुप्स होते हैं उनका मीन मेजर करता है, ठीक है, जिसको हम एफ टेस्ट भी कहते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक दोनों होता है। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक दोनों होता है, ठीक है। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक दोनों होता है काई स्क्वायर टेस्ट जो तो अभी कह रहा है कि गुडनेस ऑफ फिट को टेस्ट करने वाला कौन है, काई स्क्वायर टेस्ट है, तो उसका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। टी टेस्ट जो होता है वो स्मॉल साइज सैंपल्स को टेस्ट करता है, ठीक है, स्मॉल साइज सैंपल को टेस्ट करता है, वह स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अवेलेबल, तो इसका फोर्थ हो जाएगा, मतलब डी का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो अगर आगे देखें हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन, इसके कोड्स ये रहे, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, यही है ना, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ये आपका आंसर है। इसमें से अगर 2 चीज़ के भी आपको आंसर पता लग जाता है ना, दैट इट्स ईजी फॉर यू टू जस्ट कैच द राइट वन। मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, चूज द करेक्ट कोड, ठीक है। अब देखो जो फोरमैन होता है वो ऑपरेटिंग फोर्स का पार्ट है, मतलब सी का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सी का फोर्थ है, ठीक है, एक मिनट, सी का फोर्थ है,
इसके कोड्स ये रहे, सी का फोर्थ, तो ये आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक को भी अगर आपने ढूंढ लिया ना, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट ऑन द राइट ऑप्शन। सेलेक्ट द करेक्ट कोड ऑफ द स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, इट इज सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ ह्यूमन दैट ही प्लान्स। सिग्निफिकेंट फीचर होता है। अ प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर। आई थिंक फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Management is a set of principles relating to its functions. That's right. Management is essential to run for all type of organization. Yes. ठीक है, next question. Match the items of list second and first and choose the correct code. देखो यहाँ जो एवरेज सेल्स पर कस्टमर, अब ये सेल आ गया, सेल किससे रिलेटेड होगा? रेवेन्यू से। तो फोर्थ का सी का क्या हो जाएगा? फोर्थ। ऐसे ढूंढो। ठीक है, अब देखो कॉस्ट है, अभी कॉस्ट पर यूनिट है, मतलब ये किससे रिलेटेड है? कॉस्ट स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट, अब बी का सी का निकाल ही दिया आपने। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ गया होगा ओके, फर्स्ट फोर्थ, ये आपका आंसर है। ठीक है, ए। जो आपका लेबर आवर्स होगा वो किससे है? सेकंड। एक मिनट, जो ए का होगा, ए का हो जाएगा सेकंड, ए का हो जाएगा सेकंड, मतलब लेबर आवर्स। ठीक है, लेबर आवर्स आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया? नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्या आएगा इसका आंसर? एवरी कंपनी मस्ट अपॉइंट इंडिविजुअल, सबको अपॉइंट करना होता है, दैट्स राइट स्टेटमेंट। ठीक है, the correct answer is the independent directors must attend at least 3 meetings in a year, जो कि एक गलत स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पे। हमसे पूछा क्या था? नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलर स्टेटमेंट इफ ऑल यू हैव इज अ हैमर एवरीथिंग लुक लाइक अ नेल इज गिवन बाय, किसने दिया था बताओ? हेनरी फ्योल थे, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, है ना? 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, उनमें से आपको सारे 14 प्रिंसिपल्स याद होना ज़रूरी है। FW टेलर के भी कुछ प्रिंसिपल्स थे, 4 to 5 प्रिंसिपल उनके भी थे, लाइक नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, एक तो ये था नॉट रूल ऑफ थंब, एक हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, एक ऐसे करके एक और प्रिंसिपल था इनका। और इनका जो FW टेलर का जो एम्फेसिस था वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर था, कि कैसे आप एक किसी भी वर्क एक्टिविटी का जो टाइमिंग है वो कैसे आप कम कर सकते हो। ठीक है, और जो वर्कर की प्रोडक्टिविटी है वो कैसे आप बढ़ा सकते हो, तो उनका एम्फेसिस FW टेलर का इसके ऊपर था। हेनरी फ्योल का जो एम्फेसिस था वो किसके ऊपर था? टॉप मैनेजमेंट के एफिशिएंसी के ऊपर। तो उन्होंने कई प्रिंसिपल्स लाइक ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ऐसे करके उन्होंने कई सारे प्रिंसिपल्स दिए थे, लाइक यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अथॉरिटी नॉट अथॉरिटी, उसके बाद उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर, कई सारे ऐसे प्रिंसिपल्स दिए थे जो आपको लर्न होना ज़रूरी है। इट्स दिस इज लाइक कोर ऑफ द हार्ट। ओके, मैनेजमेंट इज सेट ऑफ प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू इट्स फंक्शंस, हमने ऑलरेडी कर चुका है, ये कॉपी हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, ये भी कॉपी हो गया। या functional leadership theory is associated with Hackman and Walton and McGrath. That is your right answer. Okay, so in today's video we have completed some of these questions which will help you in your examination. Also PYQs बहुत important है, क्योंकि PYQs एक तरीके से फोकस ओरिएंटेशन में इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, जहाँ पे आप लैंग्वेज, जो एग्जामिनर की लैंग्वेज है उसको समझ पाते हो। तो
यहाँ पे अगर आप इस वीडियो को इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट बिलो आपको कैसा लगा एंड कैसी वीडियोस आपको चाहिए रिगार्डिंग यूजीसी नेट, बिकॉज मैं PYQs क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के. सो सपोर्ट मी by commenting and subscribing. Thank you. Bye bye.